बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा, मैं हूं कैसर खान तनोली और आप लोग देख रहे हैं K2 टेलीविज़न। आज भी बात करेंगे हज़ारा डिवीज़न की, हज़ारा की मसाइल की, और आप लोगों का ये प्रोग्राम है। आप लोग इस प्रोग्राम में बराह रास्त पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर भी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, कॉल कीजिएगा, बताइएगा कि कहाँ कहाँ पर किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है आपको। आज हमारे जो टॉपिक्स होंगे प्रोग्राम के, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हज़ारा डिवीज़न के तमाम अजला में तजावज़ात, माफिया, इंतज़ामिया बिल्कुल बेबस नज़र आ रही है। इसके ऊपर हमने इससे पहले भी बात की है, लेकिन आज बात करनी इसलिए ज़रूरी है कि आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया के इन अफसरान को अपने साथ प्रोग्राम के अंदर शामिल करें। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे हज़ारा डिवीज़न के बड़े अस्पतालों की हालत इंतज़ार। ये प्रोग्राम अगर हम लोग हॉस्पिटल्स की बात करें, इस तरह के मैंने इससे पहले भी कई प्रोग्राम्स किए, कई जगह पे हमें बेहतरी देखने में मिली, लेकिन कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर अभी काम होना बाकी है। इस हवाले से भी हम लोग बात करेंगे DHO मानसेरा से और महकमा सेहत के कुछ अफसरान से। हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग प्रोग्राम के अंदर उनको शामिल करें। उसके अलावा बात करेंगे हज़ारा डिवीज़न में सरकारी सस्ते बाज़ारों का इनेकाद कर दिया गया है। एक तरफ महंगाई का रोना रो रही है अवाम, और महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आती है। हमने पिछले प्रोग्राम्स के अंदर महंगाई के हवाले से भी बात की थी, और हज़ारा डिवीज़न के अंदर भी जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मुल्क भर के अंदर, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सस्ते बाज़ारों का इनेकाद किया जा रहा है। ऐसा ही हुआ, हज़ारा डिवीज़न के अंदर भी सस्ते बाज़ार लगा दिए गए हैं। सस्ते बाज़ारों से कितना फ़ायदा आवाम को पहुँच रहा है, ये भी आपको बताएंगे। क्या सस्ते बाज़ार आवाम की मुश्किलात कम करने में मुफीद साबित हो रहे हैं कि नहीं, ये सारी डिस्कशन करेंगे। और आप लोगों को, जिससे मैंने पहले कहा कि प्रोग्राम के अंदर आप लोग बराह रास्त पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पब्लिक फोरम हज़ारा की सबसे मौसर आवाज़ है और हम लोग हज़ारा के इशूज़ को हाईलाइट करते हैं। जिस तरह से सस्ते बाज़ारों को जिक्र हुआ, सस्ते बाज़ारों से अगर आवाम को फ़ायदा पहुँच रहा है या इंतज़ामिया की कच्ची काविश है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और क्योंकि आज कमिश्नर हज़ारा ने भी मानसेरा के अंदर तमाम तर ये जो सस्ते बाज़ार हैं इनका इफ्ताह भी किया, और तमाम तर जो वहाँ पर चीज़ें थी उनको भी देखा कि ये मेयारी हैं कि नहीं, और कीमतें जो हैं वो आवाम की पहुँच में हैं या नहीं, ये सारी बातें करेंगे। और स्टूडियो में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं सदीक औरंगज़ेब, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारे साथ मौजूद होते हैं प्रोग्राम के अंदर, मानसेरा से रिपोर्ट करते हैं, और आज भी मौजूद हैं सदीक औरंगज़ेब। आपको वेलकम करेंगे। शुक्रिया सर। कैसे हैं आप? अल्लाह के करम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। हज़ारा के हालात अच्छे हुए हैं कि नहीं? सर बस अभी तो चूँकि इंतज़ामिया हमारी चेंज हुई है, हमारे कमिश्नर साहब नए आए हैं। इसके अलावा अगर बात की कमिश्नर मानसेरा की अगर डिप्टी बात कमिश्नर करें, हमने उनके हवाले से बहुत बात की, और हमारे नाज़रीन इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि जब भी हमने मसाइल का जिक्र किया डिस्ट्रिक्ट मानसेरा के हवाले से, हमने यही कहा कि बराए करम, बराए मेहरबानी जो है वो इंतज़ामिया हरकत में आए, इंतज़ामिया अपना किरदार अदा करे, और डिप्टी कमिश्नर मानसेरा को हम लोग मुखातिब कर करके कहते रहे कि बराए मेहरबानी आप काम करें, आप काम करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको जवाबदेह होना पड़ेगा, और बिलाखिर उनको जवाबदेह होना पड़ा। बिल्कुल, उनकी तो ट्रांसफ़र हो गई है। अब नए जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं हमारे कासिम अली खान साहब, अभी तो बड़े वो एक्टिव हैं, बाज़ारों का दौरा कर रहे हैं, इसके अलावा हॉस्पिटल्स का दौरा कर रहे हैं हंगामी। और अभी चूँकि जिस तरह आपने इंटरव्यू में बता दिया कि सबसे पहले बात करेंगे तजावज़ात के हवाले से, मानसेरा हो, एबटाबाद हो, हरीपुर हो या हज़ारा डिवीज़न के बाकी अजला हों, तजावज़ात माफिया, हमें इस माफिया के हवाले से मैं इसलिए भी पहले भी बात करता रहा हूँ, अब भी कर रहे हैं कि ये माफिया है। बिल्कुल, ये रेडी बानों का अगर हम लोग हटा दें, एक साइड पे कर दें, पुख्ता तजावज़ात, इंतज़ामिया की मिली भगत, वहाँ की लोकल जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनकी मिली भगत के बगैर नहीं हो सकती। और पुख्ता तजावज़ात सरकारी ज़मीन के ऊपर होना, उससे कितना नुकसान पहुँचता है सरकारी ख़जाने को, सरकारी मामलात को, रोड ट्रैफिक को, ये सारी चीज़ें बताएँ। बिल्कुल। कैसे साहब, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा एबटाबाद की, चूँकि एबटाबाद हमारा सेंटर पॉइंट है हज़ारा का। एबटाबाद में जिस तरह आपने भी कहा कि हमारे इंतज़ामिया की मिली भगत बगैर कोई काम नहीं हो सकता। रेडी बानों को साइड पे छोड़ दें, वो तो गरीब लोग होते हैं। अगर जिस तरह बात करें, लेकिन जहाँ पर हम लोग कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, कानून की अमलदारी की बात करते हैं, अगर पुख्ता तजावज़ात गिराए जाएँ, अगर आपका इरादा हो कि आपने इस तजावज़ात को ख़त्म करना है, तो उसके बाद अगर आप रेडियो वालों को हटाना है तो हटाएं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल इसके ऑपोजिट है ना कैसे साहब। बिल्कुल देखें आप, यहाँ पे अगर कोई ऑपरेशन होता भी है, अगर आप देखें अगर हज़ारा में किसी जगह भी ऑपरेशन होगा, तो आपने हमेशा देखा होगा कि चूँकि हम भी रिपोर्ट्स करते रहते हैं, वो अक्सर रेडी बाने गरीब लोगों पर होता है। वो अब देखें पुख्ता तजावज़ात में आपको एक एक करके बताता हूँ। आप हरीपुर के अंदर देख लें, आप शहर सेंटर होते हैं जब, तो हालांकि डबल रोड है लेकिन वो सिंगल बना हुआ है। क्यों? वहाँ पे पुख्ता तजावज़ात बनी हुई हैं। इसके बाद में सेंटर पॉइंट जो हमारा हज़ारा का है जी, एबटाबाद, ज़िला एबटाबाद की बात करूँ, आप सलहट से स्टार्ट हों, सलहट से लेके आपका फवारा चौक कॉम्प्लेक्स तक आप देख लें कि डबल रोड है। हालांकि
लेकिन उस पर तजावज़ात बनी हुई हैं। तो उन तजावज़ात के बायस आप देख लें अभी भी, हालांकि मोटरवे स्टार्ट हो गया है, लेकिन मोटरवे के होने के बावजूद भी आप अभी भी चले जाएं, वहाँ पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल है। इसी तरह ट्रैफिक रहती है। हालांकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा जो है वो मोटरवे पे शिफ्ट हो गई, गाड़ियां ज्यादा वहां से मोस्टली आप 50% से ज्यादा गाड़ियां मोटरवे पे जाती हैं, लेकिन फिर भी आप चले जाएं आपका वही हाल है, ट्रैफिक इसी तरह जाम रहती है। और सिर्फ ये तजावज़ात की वजह से है, तजावज़ात की वजह से। आप एबटाबाद की बात करें, इसी तरह अगर मानसरा में जो सबसे बड़ा मसला है, बरहा हमने जिक्र भी किया, प्रोग्राम्स के अंदर भी हमने अपने जो है वो रिपोर्ट्स भी हम लोग बनाते रहे, मुख्तलिफ पैकेजेस हम लोग चलाते रहे। मानसरा का मैं जिक्र करूँगा कैसे साहब बहुत ज़रूरी है। बेदरा रोड जो हमारा मोटरवे का जो सी पैक का हमारा इंटरचेंज है, मानसरा इंटरचेंज जो मेन जहाँ से मानसरा सिटी में दाखिल हुआ जाता है, वहाँ पर आप देख लें बेदरा रोड जहाँ से इंटरचेंज दी गई है, इंटरचेंज तो दे दी गई, वहाँ सहूलत तो फराम कर दी गई, लेकिन जो वहाँ से सड़क है तकरीबन इस टाइम पे आधा घंटा लग जाता है। मोटरवे से बंदा उतरता है तो सिटी के अंदर दाखिल होते वक्त तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। कि अगर आप हवेलियां से उतरते हैं मोटरवे से और जब आप एबटाबाद शहर तक आपको आना होता है तो फिर वही सलट के मकाम पे वो सारा जो ट्रैफिक उसी तरह और ट्रैफिक मतलब उसकी मेन रीज़न यही है कि आप वहाँ पे तजावज़ात और पक्की तजावज़ात बनी हुई हैं। और हर जिस तरह मैंने अभी भी कहा कि डिप्टी कमिश्नर साहब नए आए हुए हैं, अभी वो सोशल मीडिया पे तो बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं कि हम लोग तजावज़ात को ख़त्म करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात वो पक्की तजावज़ात को कैसे ख़त्म करेंगे। बात ये है कि वो जो पक्की तजावज़ात है वो पक्के लोगों की हैं, पक्के लोगों की है, बड़े लोग। और जिस तरह आपने भी कहा पॉलिटिशियंस, उसमें पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े लोगों की वहाँ पर मार्केट्स बनी हुई हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, होटल्स बने हुए हैं, जितने भी प्लाजे बने हुए हैं वो तमाम बड़े लोगों के हैं और उन पर ज़ाहिर है फिर कैसे हाथ डाल सकते हैं वो। क्यों नहीं डाल सकते, क्या डर खौफ है? बस इसका तो हम देखें, हमने भी बात जब हम जो सरकारी अफसरान है उनका काम ही अवाम को सहूलियात फराहम इसी तरह है। हमारी जब बात होती है तो वो तो यही कहते हैं जी हम दिन रात एक कर रहे हैं जी। डिप्टी कमिश्नर साहब से रात को मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा प्रोग्राम में आए आप अपना मौक़िफ़ दें, तो उन्होंने कहा जी हम लोग अवाम की खिदमत कर रहे हैं। तो हमने कहा हम खिदमत के हवाले से बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आफ्ताब पिंडी से बात कर रहा हूँ जनाब। जी आफ्ताब साहब क्या कहना चाहेंगे? कहता हूँ ये कि ये सस्तेदार का फायदा कोई नहीं, इस पे जो है ना चेक आप जो करे चेक करे, जैसे ये अभी किसी जगह पे स्टोर पे चले इसका और रेट है, आगे जाए और रेट है, तीसरे पे और रेट है। ये चेकअप का जो है ना ये गवर्नमेंट को चाहिए चेकअप करे, सस्तेदार हो चाहे आम मार्केट हो। इन जो है ना सियासी में लगे हुए हैं, कभी इसको कभी ये कर दिया वो कर दिया। इनको कहें कि आगे जो बंदे हैं कहें डीसी साहब का काम है, आगे जो बंदे चेकअप वाले हैं पक्का है, ये दूसरे ये सारे चेकअप करे तब जो है ना ये मसले हल होंगे। आटा यकीन माने एक जगह पे और रेट है, दूसरे पे और रेट है, तीसरे पे और रेट है। ये सस्ते बाजार हम पहले भी सस्ते बाजार थे, मगर इस वक्त तो सस्ते बाजार आम मार्केट से ज्यादा इनके प्राइस है। ये सब साहब आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बात समझ गया। इंशाल्लाह जब हम लोग सस्ते बाजारों की बात करेंगे तो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि सस्ते बाजारों से मैंने पहले प्रोग्राम के ओपनिंग में कहा कि अवाम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं कि नहीं, अवामी मसाइल हल हो रहे हैं कि नहीं, जो उनकी परेशानी उसमें कमी आ रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं तजावज़ात के हवाले से। तजावज़ात माफिया है, वो पुख्ता तजावज़ात पुख्ता और बड़े लोगों की हैं। मैंने जिक्र किया, आपने भी इसकी तायद की। तो उन बड़े लोगों की निशानदेही करना ज़रूरी है, उनको सामने लाना बड़ा ज़रूरी है। और ये काम मैं समझता हूँ कि हम तो तजावज़ात दिखा सकते हैं, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन उन तजावज़ात के ऊपर अगर इंतज़ामिया को या सरकारी अफसरान को किसी भी किस्म की कोई मुश्किल का सामना है और उसमें उनको कोई पोलिटिकल प्रेशर है, तो ये इंतज़ामिया के अफसरान ये बाइख्तियार हैं, ये उनको बेनकाब करें, उनको लेके आएँ, उनको बताएं कि ये लोग मीडिया पे लेके आएँ कि ये लोग जो हैं जब हम लोग कार्रवाई करने जाते हैं तो उसमें जो है खलल डालते हैं। कैसे साहब हम तो यही कहते हैं, हम जिस तरह मैं बात कर रहा था कि नए जो नो तैनात जो डिप्टी कमिश्नर मानसर हैं कासिम अली खान साहब, मेरी बात हो रही थी उनसे, तो मैंने कहा कि आप कल हमारा प्रोग्राम है तो उसमें शिरकत करें, आप अपना मौक़िफ़ दें। चूँकि साबिक जो हमारे डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड औरंगज़ेब हैदर साहब, उन्होंने तो कभी हमें मौक़िफ़ नहीं दिया, तो उसकी सज़ा उनको भुगतनी पड़ी कि जब तक आप लोग नहीं आएंगे, जब तक अवामी मसाइल के हल के लिए आप लोग इक़दाम नहीं करेंगे, हम लोग अपना जो काम है वो करते रहेंगे। हम लोग अवाम की आवाज़ हैं। और ख़ास तौर पर जब हम लोग हज़ारा डिवीज़न की बात करते हैं, पब्लिक फोरम हज़ारा के, इस फोरम से हम लोग जब उनके मसाइल को उठाते हैं तो हमारा काम यही है कि हम लोग K2 TV की स्क्रीन के ज़रिए अवाम की आवाज़ बने और अवामी जो नुमाइंदगी है उसको करते रहें। और ये हमने किया। और जब तक हमने रब्ता करने की कोशिश भी की डिप्टी कमिश्नर मानसेरा से, जब भी किसी भी मसले के ऊपर हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने माजरत की, उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। तो फिर उनको डेफिनेटली सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उनके हवाले से बात भी हुई
कि उनकी कारकर्दगी क्या है। जब उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट देखी गई तो उसके बिना पर उनको जो है तब्दील कर दिया गया। एक और कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात करें? मैं सरदार नजीर बोल रहा हूँ जी। तनोरी साहब से अगर बात हो सकती है तो करवा दें। जी सर, आप प्रोग्राम में इस वक्त बराह रास्त हैं, आप कहें जो आप कहना चाह रहे हैं। ये है कि मैं एबटाबाद नमली मेरा से तल्लुक है मेरा। ठीक है। वहाँ के रोड की हालत, हमारे इमरान साहब भी वहाँ कोई अबशार है तो वहाँ घूमने जाते हैं नथे गली से। रोड की ये है कि 8 तारीख को मेरे ताया भाई की डेथ हो गई। लेट अवर्स में हम लोग जब जा रहे थे तो कोई गाड़ी वाला किसी रेट पर भी जो डब्बे चलते हैं वो वहाँ तैयार नहीं हो रहे थे गांव जाने के लिए, क्योंकि रोड बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो गया। जो कसर रहती थी वो विसी करने के चक्कर में ऊपर नीचे से काट रहे हैं तो रोड खत्म होके रह गई है। तो इसके मतलब अगर बात कर लें या साहिब इक़्तिदार तक कोई बात पहुंचा दें तो बड़ी मेहरबानी। आपके मुंतखब नुमाइंदों का मुझे बताएं कौन कौन है? मुंतखब नुमाइंदे तो इसको कहते हैं औरंगजेब नलोटा है, अपोजिशन में है। उसके अलावा मेंबर कौमी असम्बली आपके, और दूसरा भी अपोजिशन में ही है, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब। चलें ठीक है, लेकिन ये रोड का मसला जारी बात है, ये पिछले 1-2 साल का तो नहीं है, ये तो बड़े अरसे से चला आ रहा है। और ये लोग अपोजिशन में तो अब इससे पहले गवर्नमेंट में भी रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें मेंबर कौमी असम्बली जो है मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, वो डिप्टी स्पीकर थे। अगर वो चाहते तो इस मसले को हल कर सकते थे। अब उनकी बात आपने सुनी कि वो जो रोड है वो अपने भाई के इंतकाल पे वहाँ पर जाना चाह रहे थे, उस जगह पर अपने गाँव में, तो कोई गाड़ी वाला वहाँ पर जाने को तैयार ना हुआ। तो ये मसाइल तो हैं ही हैं। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे पुख्ता तजावज़ात के हवाले से। पुख्ता तजावज़ात जो हैं उसके ऊपर बड़े सियासी लोगों का दबाव होता है इंतज़ामिया के ऊपर। तो इंतज़ामिया को ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए अगर तो ये है, अगर ये नहीं है तो फिर उनको काम करना चाहिए। कैसे साहब, जिस तरह देखें आपने भी कहा कि जिस तरह हम भी रिपोर्ट्स करते रहते हैं कि यहाँ पे तजावज़ात हैं, ये इशू है। जब हम ट्रैफिक पुलिस को भी उसमें लेते हैं कि यार क्यों यहाँ पे ट्रैफिक है, वो तो बेचारे यही कहते हैं हम लोग ट्रैफिक को आज़ाद करते हैं, लेकिन यहाँ पे रोड वायलेशंस को देखते हैं। रोड तंग है। अब रोड तंग क्यों है, वही तजावज़ात की बात आ जाती है। हम रिपोर्ट्स करते हैं कि यहाँ पे तजावज़ात हैं। अब जिस तरह आपने भी कहा कि डिप्टी कमिश्नर साहब अब विज़िट करते हैं, वो आएँ, मीडिया पर्सनस को साथ लें, हम लोग कवरेज करेंगे साथ जाके वहाँ पे जो खलल आया। अब जो सियासी बंदा सामने आएगा तो हमें पता चल जाएगा ना कि यार ये सियासी बंदा है, ये इसमें खलल डाल रहा है। लेकिन वही बात है कि वो सोशल मीडिया की हद तक ही बस महदूद रहते हैं। जो नए हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, ये तो मुझे उन्हीं के रास्ते पे चलते नज़र आ रहे हैं, अपना औरंगजेब हैदर साहब की। इनको भी हमने बारहा, अभी भी हमारे प्रोड्यूसर साहब शायद रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रोग्राम देखते हुए हमें मेंबर कौमी असम्बली सालिम मोहम्मद खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनका ताल्लुक, उन्होंने खुद कॉल की, उनसे बात करते हैं। सालिम मोहम्मद खान साहब, आपको वेलकम कहेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं आप? खैरियत? कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। केसर भाई आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, क्या कहना चाहेंगे? केसर भाई, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप आए और ऐसे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस तरह काफ़ी चीज़ें आप उजागर करते हैं और काफ़ी चीज़ों का हमें भी पता लग जाता है और ब्यूरोक्रेसी को भी पता लग जाता है इस किस्म की। और मैं कहता हूँ कि ये एक खिदमत है, बहुत बड़ी खिदमत, और मेरी दरख्वास्त है कि आप अक्सर इस पर आया करें। सर हम लोग वीकली पब्लिक फोरम हज़ारा सिर्फ हज़ारा का प्रोग्राम है और मैं कहता हूँ कि ये सबसे मौसर फोरम है हज़ारा का। हम लोग हज़ारा के लोगों के इशूज़ को हाईलाइट करते हैं, उनके मसाइल को उठाते हैं। हमारी कोशिश होती है जो चीज़ें आप लोगों से रह जाती हैं या आपके सामने नहीं आती, आप तक भी पहुँचाई जाएँ, इंतज़ामिया तक भी पहुँचाई जाएँ। और इन मसाइल का हल चाहिए ना आवाम को। और आपके ज़री बात, आपके हल्के में भी काफ़ी इशूज़ होंगे, आपको पता होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। एक तो ये तजावज़ात के हवाले से जो आपने बात की है, मुझे इसमें बड़ी खुशी, और तजावज़ात पे इंशाल्लाह जो भी आप निशानदेही करेंगे हम भी निशानदेही करेंगे। और तजावज़ात का खात्मा होना चाहिए। तजावज़ात देखें, आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोगों को परेशानी। और दूसरे जो बेदरा चौक के हवाले से आपने बात की, उस पर ऑलरेडी एक PC1 बन चुका है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी टेंडर भी हो जाएगा। और ये चूँकि वहाँ से जब मोटरवे से गाड़ियाँ निकलती है तो लोग वहाँ तकरीबन आधा घंटा और घंटा वहाँ पे लग जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, तो इंशाल्लाह उसका बहुत जल्दी टेंडर। सालिम मोहम्मद खान साहब, डिप्टी कमिश्नर, अगर अभी मैं सिर्फ मानसेरा की बात करूँ, डिप्टी कमिश्नर मानसेरा जो पहले थे, हमने उनसे बारहा कहा कि आपको कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, आपको तजावज़ात ख़त्म करने के वाले से कोई मसाइल का सामना करना पड़ता है, आपके ऊपर कोई दबाव आता है, अब अगर आप कोई तजावज़ात ख़त्म करना चाहते हैं जो पुख्ता तजावज़ात हैं, क्योंकि जब रोड सुकड़ेगा, तजावज़ात होंगी तो डेफिनेटली ट्रैफिक के मसाइल भी बनेंगे।
तो उन्होंने हर दफ़ा माजरत की, उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से वो इनकारी रहे, शायद उनको ऊपर कोई दबाव था, लेकिन फिर अब उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब 9 तैनात डिप्टी कमिश्नर जो मानसरा के हैं, तो डेफिनेटली ये मसाइल जो हम लोगों ने हाईलाइट किए अभी भी करेंगे, उन तक भी पहुँचाएँगे। मुझे ये बताएँ कि ये जो पुख्ता तजावज़ात हैं, वाकई इसमें इतने मसाइल हैं या इनको हटाना इतना बड़ा काम है कि कोई पोलिटिकल लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं? आप लोग इन लोगों की कुछ सरपरस्ती तो नहीं करते हैं? केसर भाई, इसमें कोई पॉलिटिकल इसमें मेरे ख्याल में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और सबसे मैं तो कहता हूँ, मैं डिप्टी कमिश्नर जो पिछले जो चले गए औरंगजेब साहब, मैं उनके पास खुद जाता रहा और खुद उनको मैंने कहा कि बिस्मिल्लाह कर दे और हम आपके साथ हैं। और पूरे मंसूबे तो फिर इंतजामिया का इतना तगड़ा अफसर जो डिस्ट्रिक्ट का पूरा जिम्मेदार है, इतना तगड़ा अफसर, वो क्यों कार्रवाई करने से कतराता रहा? उसने क्यों कार्रवाई ना की? अभी जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं, चूंकि पहले एसीपी रहे हैं डॉक्टर कासिम साहब, इनसे बड़ी उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह मुझे यकीन है वो बड़े एक्टिव भी आप देख भी रहे हैं। आते ही 2-4-6 दिनों में इनको नजर आ रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं। साले मोहम्मद खान साहब ग्राउंड पे नजर आना चाहिए, कार्रवाई करते हुए नजर आए। अगर किसी जगह उनको कोई पोलिटिकल प्रेशर आता है, मैंने पहले कहा कि वो सरकारी अफसर है, सरकार के मुलाजिम हैं और उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी है, अवामी मसाइल को हल करना उनका काम है। तो अगर कोई उनके ऊपर प्रेशर डालते तो उसको बेनकाब करना चाहिए, उसको सामने लेके आना चाहिए। मैं खुद इस क़यादत में हूँ। अगर कोई इस प्रेशर डालता है तो उसको बेनकाब करना चाहिए और हम उसके साथ हैं। कहीं भी मैं अपनी बात करता हूँ, मंसूरा में मेरी अपनी 200-250 दुकानें, बिस्मिल्लाह उधर से कर लें। अगर वहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट है वहाँ से बिस्मिल्लाह कर लें, ताकि किसी को मौका ही न मिले। और मंसूरा बाजार बहुत ज्यादा तंग है, पहले मंसूरा से बिस्मिल्लाह कर लें। तबाद की यही पोजीशन है, हरीपुर की यही पोजीशन, बिल्कुल ऐसी है। तो मैं कहता हूँ कि बिस्मिल्लाह हमसे कर लें, हमसे कर लें, इंशाल्लाह हम साथ रहेंगे, हम साथ सपोर्ट करेंगे, मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। साले मोहम्मद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। यही जज्बात चाहिए कि अगर कानून की बालादस्ती, कानून की अमलदारी चाहिए तो ये बिला तफरीक ये ऑपरेशन होने चाहिए, उसमें कोई भी दबाव, किसी भी किस्म का प्रेशर जो है वो इंतजामिया के ऊपर नहीं होना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने फ़ोन किया, आपने प्रोग्राम में अपनी शमूलियत जो है उसको यकीनी बनाया। तो वो तो कह रहे हैं कि मेरी अपनी 200-250 दुकानें, अगर कोई इंक्रोचमेंट है, अगर कोई पुख्ता तजावज़ात हैं तो पहले मेरे से स्टार्ट करें। कैसे साहब, वही बात आ जाती है। देखिए, जिस तरह अभी हम भी बारहा कह रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमने कल भी आपको कहा कि आप अपना मौक़िफ़ लें। आप भी देखें कैसे साहब, कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब हैदर साहब अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बिल्कुल, हम तो अवाम की बात कर रहे हैं और ये मैं अक्सर अपने प्रोग्राम के शुरू में कहता हूँ और ये बात बड़ी ज़रूरी है। और ये बात हज़ारा के लोग कहते हैं कि पब्लिक फोरम हज़ारा का सबसे मौसर फोरम है और हम लोग K2 TV की स्क्रीन के जरिए ये लोगों की आवाज़ बनते रहेंगे। अगर आप एक दफ़ा नहीं आएंगे फिर बात करेंगे, बिल्कुल, आप दूसरी दफ़ा नहीं आएंगे हम लोग फिर बात करेंगे। हम लोग वो चीज़ें दिखाते रहेंगे, जो इशूज़ हैं वो हाईलाइट करते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को भी निशानदेही हो जाएगी, आप लोगों को पता होगा कि कहाँ कहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत है और आप लोग बेहतर अंदाज में काम कर सकेंगे। कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है मोदी साहब, ठीक हो? जी खैरियत सर, कौन बात करें? सर जी मैं बोल रहे हैं अब्दुल सत्तार। जी सत्तार साहब। मैं जनाब एक तंग तो मजदूर हाँ, मैं 3 दफा दरखास्त दे रहे हैं थाने में। ठीक है। मेरे मकान पे कब्जा किते थे, पार्टी बायासर है। ठीक है। मैं 2 टंगा तो मजदूर हाँ, मैं थाने में गया, DSP साहब को लवेजिया भी गया। अच्छा सर जी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मैं एक मजदूर आदमी हाँ। नहीं तो संग DSP साहब मिले ऐसे? जी उन्होंने को मैं खुद गया जी, अमजो साहब तब्दील हो गए, दुए सजाद साहब आए, उन्होंने कॉल की थी, मैं मजदूर हाँ, रोड से पे ना सर। ठीक है, मैं रावलपिंडी रोड से पे ना। ठीक हो गया सत्तार साहब, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये अब्दुल सत्तार साहब थे हवेलियाँ से और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद है, तहसील हवेली। उन्होंने कहा जी कि मेरे घर के ऊपर कब्जा हो गया, 62 लोग हैं, मैं दोनों टांगों से मैं माजूर हूँ और इस वक्त मेरे पास सर छुपाने के लिए जगह मौजूद नहीं है। DSP सजाद साहब से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने एप्लीकेशन दी है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं यासर अफरीदी साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम मामला को देखेंगे और DSP सजाद साहब से भी कि वो मेरिट के ऊपर तफ्तीश करते हुए, मेरिट के ऊपर सारी चीज़ों को देखते हुए अब्दुल सत्तार साहब जो कि दोनों लातों से माजूर हैं उनकी मदद करेंगे और जो मेरिट होगा उसके मुताबिक आपको वो आपका हक दिलाएंगे। तो अब हम लोग बात कर रहे थे पुख्ता तजावज़ात की, उसके ऊपर तो हमें एक चीज़ पॉजिटिव नज़र आई कि साले मोहम्मद खान साहब ने कहा जी के मानसरा से स्टार्ट करें। हालांकि मसला एबटाबाद, हरीपुर और बाकी अजला का भी है और लेकिन मानसरा से स्टार्ट करें। मेरी दुकानें हैं तो उनको भी कराएं, आवाम की सहूलत के लिए आप भी सब कुछ कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सदीक, दूसरा जो हमारा टॉपिक है हज़ारा डिवीजन के बड़े अस्पतालों की हालत इज़ार। हज़ारा डिवीजन के अगर हम लोग बड़े हॉस्पिटल की बात करें तो एक बड़ा हॉस्पिटल जो हमें सबसे बड़ा नज़र आता है वो है अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद की हमने बहुत सारी जो ख़राबियाँ थी या जो
चीज़ें बिगड़ी हुई थी उस हवाले से रिपोर्ट भी किया, हमने अपने प्रोग्राम में भी दिखाया और हमने ज़िम्मेदार अफसरान को उस महकमे सेहत के अपने साथ प्रोग्राम में शामिल भी किया। तो बहुत सारी चीज़ें हमें बेहतर होती नज़र भी आई। लेकिन आज भी अगर हम लोग देखें अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद को और किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल है जो मानसरा का, उसके अंदर हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। अब इन मामलात को ठीक करना जो है वो ज़ाहिर बात है कि महकमे सेहत के अफसरान की है, वज़ारत सेहत की है, सेक्रेटरी सेहत की है और हमारे एक दफ़ा फिर घूम घुमा के मुंतखब नुमाइंदों की है। एक कॉलर लेते हैं फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या ठीक है, खैरियत है जी? खैरियत। कौन सा बात करें? हम अयूब बात कर रहा हूँ जी एबटाबाद से। जी अयूब साहब। हाँ, जो हमारा ये मसला है कि ये जो मरी रोड है ना, मरी रोड जो है हमारा। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बात करें। हाँ, ये मरी रोड पे जितना भी फुटपाथ है इस पे तमाम तो तजावुज़ात है, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कैंट बोर्ड वाले पूछ रहे हैं, ना कोई और पूछ रहा है। लोगों ने अपने सामान रखे हुए हैं, पैदल चलने की जगह नहीं है। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आप लोगों की वसातत से इनको पता चलना चाहिए कि यार ये लोगों के चलने के लिए जगह है। सड़क पे नीचे तो गाड़ी मारती है, मोटरसाइकिल मारता है। मरी रोड की बात करें एबटाबाद में? मरी रोड की बात कर रहा हूँ, दोबिघाट से लेकर काला पुल तक। ठीक हो गया, मैं इसके हवाले से बात करता हूँ। हमारे साथ मौजूद थे कॉलर, उन्होंने कहा जी कि मरी रोड एबटाबाद के अंदर भी जो है वो तजावज़ात हैं और ख़ासतौर पर रेडी बांध जो है बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। अब ना तो कैंट वाले इसके हवाले से कोई कार्रवाई कर रहे हैं और ना ही एबटाबाद की ज़िला इंतज़ामिया इस हवाले से कोई बात कर रही है। तो इनको काम करना चाहिए। प्रोग्राम में आगे भी मज़ीद बात करेंगे और मैंने जिस जिक्र किया कि हज़ारा डिवीज़न के बड़े हॉस्पिटल जिसमें अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद, किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल और इसके अलावा हरीपुर का भी जो DHQ है उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं पब्लिक फोरम हज़ारा, हज़ारा का सबसे मौसर फोरम है। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम है पब्लिक फोरम हज़ारा, हज़ारा की ये आवाज़ है और हज़ारा के मसाइल को हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे हॉस्पिटल्स के हवाले से, चाहे वो अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद हो, DHQ हरीपुर हो या वो किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल मानसरा हो। किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब नहीं है इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर। कैसे साहब, बिल्कुल अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स की बात बाद में करते हैं। सबसे पहले तो आप देख लें तकरीबन 25 से 30 लाख की आबादी डिस्ट्रिक्ट मानसरा की है। तो ज़ाहिर है हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी है ही नहीं है, फार्मेसी की सहूलत है ही नहीं, फार्मेसी अंदर नहीं है किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल के अंदर। तो वो एमरजेंसी की अद्वियात, वो सारे मामलात कैसे मैनेज होते हैं? सब बाहर से लानी पड़ती हैं। आपके कोई इस तरह का इंपॉर्टेंट इंजेक्शन आ जाए, तकरीबन 300-400 रुपये का जो इंजेक्शन होता है वो भी आपको बाहर से लेके जाना पड़ता है। और इसी तरह की अगर ड्रिप की ज़रूरत होती है किसी बंदे को, वो भी अगर कुछ महंगा हो, 200 का भी हो, तो वो बाहर आप निजी लेबॉर्ट्री से जाके लेके आएँ। दिन में कितने लोग आपके एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कितने लोग किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल मानसरा का रुख करते हैं? कैसे साहब, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका तोरगर के लोग भी आते हैं, कोहिस्तान तक से लोग वो किंग अब्दुल्ला का रुख करते हैं। और किंग अब्दुल्ला की सहूलत ये है, वहाँ पे सिर्फ एक काम वो करते हैं वो बड़े अच्छे से, और रेफ़र टू कॉम्प्लेक्स। सिर्फ उनका ये है कि रेफ़र टू कॉम्प्लेक्स, कोई सहूलत वहाँ पे नहीं जो हालात हैं यूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स और उसके हालात भी आप देख लें, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल कहलाया जाता है। आप देख लें लेबॉर्ट्री में ख़राब होने वाली मशीनें जो हैं वो ताल ठीक ना हो सकी है यूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स की। सबसे बड़ी जो MRI मशीन का जिक्र मैं इससे 4-5 माह पहले जो है वो कर चुका हूँ और मैं इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम कर चुका हूँ कि यहाँ पर अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर MRI मशीन नहीं है, लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्ट की जो बाकी मशीनें हैं वो ख़राब पड़ी हुई हैं। और जो मानसरा के हों, बडग्राम के हों, कोहिस्तान के हों, हरीपुर के हों, जिन लोगों को अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद रेफ़र किया जाता है, वो प्राइवेट जाके जो है प्राइवेट लैब से वो अपने टेस्ट करवाते हैं। तो अब सरकारी मशीनें कब ठीक होंगी ये पता नहीं है, लेकिन आज कोशिश करेंगे कि इनको ठीक किया जाए। एक कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन सा बात करें? जी कैसर भाई ठीक है जी, मैं हवेलियां से इकबाल खान स्वाति बोल रहा हूँ। जी इकबाल खान स्वाति साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर ये तजावुज़ात के हवाले से बात करना चाहता था। ठीक है।
हज़ारा डिवीज़न के मुताल्लिक आप बात कर रहे हैं, माशाल्लाह यकीनन बहुत प्यारा मौजू है और यकीनन इसकी ज़रूरत थी। तो काश हमारे इदारे जो हैं इसके मुताल्लिक अगर वो नोटिस भी लें और इन चीज़ों को ख़त्म करें। और आज मैं ख़ास तौर पर हवेलिया में, ठीक है, यहाँ पे जो तजावज़ात हैं, एक मेन रोड है ना जी, मेन रोड पे इंतज़ामिया जो है कम अज़ कम महीने में 1-2 दफ़ा तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करती है, लेकिन 2-3 दिन नहीं गुजरते कि दोबारा फिर वो तजावज़ात अपनी जगह पे आ जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो मुख्तलिफ गलियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, बाजार हैं, उनमें जो तजावज़ात हैं उसकी वजह से ख़ास तौर पे जो बच्चियाँ हैं हमारी स्कूल की, उनको जब छुट्टी होती है उनके गुजरना जो है इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लड़कों की छुट्टी हो जाती है, लड़कियों को छुट्टी हो जाती है, इतना ज़्यादा रश होता है और ख़ास तौर पे ये जो ख़वातीन हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का मुकाम होता है। तो आपके प्रोग्राम के हवाले से इतनी गुजारिश है कि खुदारा इस तरफ वो तवज्जो करें, जो इदारे जो हैं वो मुक़्तदर इदारे इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। बहुत शुक्रिया इकबाल खान स्वाति, आपने हमें हवेलिया से कॉल की। माफ़ चाहता हूँ, हवेलिया से आपने कॉल किया, प्रोग्राम का हिस्सा बने और आपने कहा जी कि तजावज़ात के ख़िलाफ़ एक मौसर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर महीने में 2 दफ़ा भी अगर ठीक तरीके से या 3 दफ़ा या आपके पास प्लान्स होने चाहिए कि तजावज़ात के हवाले से आपकी टीमें बनी हों कि अगर किसी जगह पे कोई तजावज़ात होती हैं, चाहे वो रेड़ीबान हों, चाहे वो किसी भी किस्म के हों, चाहे वो पुख्ता तजावज़ात हों, तो आप उसके ऊपर जो है कंट्रोल पा सकते हैं। अगर आप चाहें तो विल से है सब कुछ, अगर इंतज़ामिया करना चाहे तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ होता है, हमें पता है। सरकारी इदारे इतने ताकतवर हैं, सरकारी अफसान इतने ताकतवर हैं, जब वो चाहते हैं तो सब कुछ हो जाता है। अगर वो नहीं चाहते तो आंखें बंद कर लेते हैं, फिर कुछ भी नहीं होता, ना कुछ होता नज़र आता है। तो कोशिश करते रहेंगे कि इंतज़ामिया को जगा के रखें, इनको सोने ना दें, चाहे वो हरीपुर के लोग हैं, हरीपुर की इंतज़ामिया है, चाहे वो एबटाबाद की है, मानसरा की, बडग्राम, कोहिस्तान, तोरगर, ये सारे लोग जो हैं हज़ारा डिवीज़न के, हम लोग कोशिश करते हैं अपने इस फोरम से कि इनको हिलाते रहें, इनको जगाते रहें, इनसे बात करते रहें ताकि इनको पता हो कि लोगों के मसाइल क्या हैं, तो लोगों के मसाइल हल कर सकें। किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल मानसरा के अंदर सदीक आप कह रहे थे कि कोई फार्मेसी नहीं है और उनका जो सबसे आसान काम है रेफर टू एबटाबाद यू मेडिकल कॉम्प्लेक्स, ये वो कर देते हैं। तो किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल्स में मैंने आपसे पूछा था कि एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कितने लोग दिन में जो है वो अपने इलाज मुआवजे के लिए आते हैं? कैसे साहब, मैंने शुरू में आबादी का भी बता दें, तकरीबन 25 से 30 लाख की आबादी है डिस्ट्रिक्ट मानसरा की अगर बात की जाए। फिर उसमें आप देख लें डिस्ट्रिक्ट कोस्तान भी है, अपर कोस्तान और लोअर कोस्तान, 2 वो होगा। इसके अलावा तोरगर आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, बडग्राम आ जाता है, वो सारे लोग यहाँ पे आते हैं। अब फिर आइडिया आप लगा सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे आते होंगे, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। अंदाज़ा अगर मैं लगाऊं तो फिर मुझे ख्याल आता है वो THQs का, BHUs का, उनकी अगर तो THQ और BHU अपना काम ठीक से कर रहे हो ना तो किसी को DHQ बने आने की जरूरत पेश नहीं आती। बहुत सारे ऐसे 100 में से 80 लोग होते हैं जो कि छोटी मोटी बीमारियों में मुबतला होते हैं, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी। अगर ये THQ के अंदर इतनी सहूलियात हों, डॉक्टर्स हों, मेडिसिन हों, BHU के अंदर डॉक्टर्स हों, मेडिसिन हों और डॉक्टर वहाँ पर पेशेंट्स को देखें, तो ये जो 80% मरीज़ हैं इनको DHQ आने की जरूरत पेश नहीं आए, ये अपना इलाज वहाँ से जिस तरह THQs और BHUs की बात करूँ, आप यकीन कीजिए मैंने खुद विज़िट किया है तहसील बालाकोट का। आप यकीन कीजिए तहसील बालाकोट और गढ़ी हबीबुल्ला के सेंटर में एक इतना ज़बरदस्त हॉस्पिटल बनाया गया, आप उसकी बिल्डिंग देख लें तो आप कहें यार इतना ज़बरदस्त हॉस्पिटल, सरकार पैसा लगा के बना, लेकिन कैसे साहब आप यकीन कीजिए इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग बनाई हुई है, लेकिन उसमें क्या है, कोई वहाँ पे अंदर अभी तक वो सामान नहीं ला के रखा गया। इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग बना, आप DHQ को भूल जाएंगे, इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाई। देखिए हम लोग लोड शिफ्ट करने की बात करते हैं। THQ के अंदर अगर आपने डॉक्टर्स को बिठा दिया, महकमा सेहत का काम है, महकमा सेहत के जिम्मेदारान का काम है, हमारे सूबाई वज़ीर सेहत का काम है, सेक्रेटरी सेहत का काम है कि अगर किसी जगह पर कोई शिकायत आ रही है तो उन शिकायत को दूर किया जाए। THQ पहले से पहले BHU अगर काम करेगा तो बहुत सारे मरीज जो हैं वो BHU से फारिग हो जाएंगे। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई मसला है, वो THQ आएगा। THQ वाले अगर वहाँ पर प्रॉपर सेटअप के साथ बैठे होंगे, डॉक्टर्स होंगे, मेडिसिन होंगी, इंजेक्शन होंगे, आपके पास वैक्सीन होंगी, तो फिर आपको DHQ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आपको DHQ आना पड़ता है, DHQ में सबसे जो आसान हल है, या किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पर अगर कोई आता है तो उसको भी वहाँ से आगे रेफ़र कर दिया जाता है। ये कितनी मुश्किल एक्सरसाइज है, ये उन मरीज़ों से, उनके लवाकिन से पूछा जाए कि कितने मुश्किल से, शायद वो उनके पास इतने पैसे, इतने मामलात ना हों कि वो अपने मरीज़ को अपनी तहसील से डिस्ट्रिक्ट तक ला सकें। फिर डिस्ट्रिक्ट को अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट शिफ्ट करना पड़ता है तो बहुत ये अजियतनाक होता है, बहुत तकलीफदेह होता है। अगर हम लोग कोशिश करें, अगर हमारे जिम्मेदार अपना काम ठीक से करें तो ये सारे मामला ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल, कैसे साहब जिस तरह आपने भी कहा कि BHUs अगर ठीक से काम करें, हमारे THQ में ठीक से अगर काम हो,
तो यहाँ पे तो ये होता है कि DHQ में आप देखें कोहिस्तान से लोग आते हैं, और कौन से लोग आते हैं जिनको छोटा सा बुखार भी हो वो बेचारे भी यहाँ आते हैं। और यहाँ पे हालात आगे इस तरह हैं, आप देखें रेफर टू कॉम्प्लेक्स। और आप यकीन कीजिए इस वक्त तक को अगर कोई सीरियस पेशेंट होता है ना, तो वो जिस तरह रेफर टू कॉम्प्लेक्स करते हैं तो रास्ते में वो दम तोड़ देते हैं। और कई इस तरह के वाक़यात रोनमा हुए हैं आज तक इसी तरह के। वो इन्होंने कहा कि रेफर टू कॉम्प्लेक्स, और वो रास्ते में जिस तरह आपने भी कहा कि कोई गरीब लोग होते हैं उनके पास कन्वेंस अपनी नहीं होती और एम्बुलेंस वो इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब होना तो ये चाहिए, चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? अब हमारी जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं उनका काम है चेक एंड बैलेंस रखना, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब देखें उस मामले को, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल इसके बरक्स है। चले मैं इसमें से इस मसले में से मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को निकालता हूँ, लेकिन मैं महकमे सेहत के जिम्मेदारान और अफसरान से ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पर भी आपने हमसे मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर सेक्रेटरी हेल्थ जो खैर पख्तूनख्वा थे उन्होंने कहा था जी कि आपको आने वाले दिनों में बेहतरी नज़र आएगी। हम लोग BHU लेवल तक जो है सहूलियात भी फ्राहम कर रहे हैं, डॉक्टर्स को जो उनकी वहाँ पर उनका बैठना है हॉस्पिटल्स के अंदर उनका होना है उसको यकीनी बना रहे हैं, किसी भी किस्म की कोई कमी आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन उस बात को उस प्रोग्राम को किए भी मुझे 6 माह से ज़्यादा हो गए, लेकिन आज भी अगर हम लोग यही बात करें तो इसका मतलब ये है कि वो अफसरान या जिनका ये काम है वो इसमें संजीदा नहीं है, वो काम नहीं कर पा रहे, उनसे काम हो नहीं रहा। तो इसलिए इन तमाम तर मसाइल को हल करना चाहिए और इन तमाम तर मसाइल के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। ये अवामी मसाइल हैं, बेसिक नीड्स हैं, ये बुनियादी ज़रूरियात हैं। अगर ये अवाम को आप नहीं दे पाएंगे, और इसमें फिर उतना ही कसूर उनका भी है जो वहाँ से मुंतखब नुमाइंदे हैं, अगर वो अपने हल्के के लोगों को अपने लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो इनकी नलायकी है, कोताही है और उनको मामलात को दुरुस्त करना होगा। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। एबटाबाद से गुलाम मुस्तफ़ा खान बात कर रहा हूँ जी। कैसर तनोली साहब, K2 TV और आप तमाम टीम का मैं तो हर दफ़ा हमेशा मशहूर ही होता हूँ सर, क्योंकि ये हमेशा पब्लिक की आवाम की आवाज़ बनते हैं सर। अभी कुछ मसाइल हैं हज़ारा के और KPK के। एक तो पूरी 4-5 डिपार्टमेंट है, उन्होंने बेमकसद हड़तालें की हुई हैं। पटवारी साहब है, उनको पूछा जाए कि क्या वजह है कि आप आए रोज एबटाबाद और हज़ारे में हड़ताल कर लेते हैं, जबकि एक पटवारी साहब को पकड़ा गया है या उसके ऊपर इल्जाम है तो वो साबित करे या बेगुनाह अपने आप को। तो ये कोई यूनियन बना के हड़ताल करके अवाम को तकलीफ देने वाली बात इन्होंने बनाई हुई है। इसी तरह वकला साहबान है, उन्होंने एक तमाशा बनाया हुआ है, जबकि उनको चाहिए था कि वो रोल मॉडल बनते अवाम के लिए, बजाय रोल मॉडल बनने के उन्होंने अपने आप को एक तमाशा बना लिया है। रोज हड़ताल है जी। डॉक्टर साहबान है, जब वो ओथ लेते हैं, जब वो मेडिकल पास करते हैं तो कहते हैं हम अल्लाह की रजा के लिए मखलूक की खिदमत करेंगे, बजाय मखलूक की खिदमत करने के उन्होंने भी यूनियन बनाई हुई है। और उनके नीचे जो मेडिक्स वाले हैं, नर्सेज वगैरह, उन्होंने भी एक तमाशा बनाया हुआ है। तो इस पे कोई प्रोग्राम करें कि अवाम के लिए हुकूमत क्या कर रही है, इनकी गुड गवर्नेंस किस जगह पे है। बहुत शुक्रिया। गुलाम मुस्तफ़ा साहब थे हमारे साथ एबटाबाद से। आपने बड़ी दुरुस्त बातें की। अगर हम लोग किसी महकमे को देख लें, महकमे के अंदर यूनियंस का जो किरदार होता है वो इसलिए होता है कि आप लोग वर्कर्स की जो है प्रोटेक्शन कर सकें, वर्कर्स को आप फैसिलिटेट कर सकें, वर्कर्स की आप मुश्किलात को दूर कर सकें। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती बदबख्ती हमारी यही है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इन तमाम तर मामलात को अच्छे से टैकल नहीं कर सकती। ये इंतज़ामी कमज़ोरियाँ हैं। अगर इंतज़ामिया ठीक से काम कर रही हो तो ऐसे मामलात, ऐसे मसाइल का सामना ही ना करना पड़े। चाहे वो हम लोग बात करें डॉक्टर्स की, चाहे नर्सेज की, चाहे वो टीचर्स की, चाहे वो वकला की, जब उनको ज़रूरत पेश आती है अपने लिए तो वो रोडों पर निकल आते हैं, अपने लिए, वर्कर्स के लिए नहीं, अपने लिए। जहाँ पर उनको अपने मफादात होते हैं, अपने ज़ाती मामलात होते हैं, तो उसके लिए वो शहर को चौक कर देते हैं, वो उस इदारे को बंद कर देते हैं। तो इसके अंदर डेफिनेटली मैं ये समझूंगा, मेरी ये अपनी राय है कि इंतज़ामी कमज़ोरियाँ होती हैं। अगर इंतज़ामिया, सरकारी अफसरान, सरकारी महकमे इतने कमज़ोर ना हों, वो उनके अंदर अपनी कहते हैं ना कि वो ठीक से काम कर रहे हों, तो ऐसे मामलात का सामना उनको ना करना पड़े। गवर्नमेंट भी इतनी कमज़ोर नहीं है, सरकारी मशीनरी भी इतनी कमज़ोर नहीं है, लेकिन जब वो ख़ुद ठीक हों तो तब उनके पास वसाइल भी हैं, उनके पास ताकत भी है, उनके पास पावर भी है, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आपने ठीक कहा, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग इस हवाले से भी प्रोग्राम रखेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे थे जी कि हॉस्पिटल्स की जो हालत ज़ार है और ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट मानसेरा के अंदर किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल्स के जो मामलात हैं उस हवाले से बात कर रहे थे। अभी हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मानसेरा डॉक्टर मुश्ताक तनोली ने। डॉक्टर मुश्ताक तनोली साहब, आपको वेलकम कहेंगे पब्लिक फोरम हज़ारा में। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर मुश्ताक तोनली साहब, आप DHO हैं मानसेरा के, और हम लोग बात कर रहे हैं किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल के हवाले से। किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल के अंदर मुझे तो सबसे पहले ये बताएं कि फार्मेसी है कि नहीं है? जी आई एम सॉरी, किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल का मेरे साथ कोई कंसर्न भी नहीं है जी। किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है जी डॉक्टर शहजाद खान। ठीक है। तो वो मतलब है किंग अब्दुल्ला के तमाम मामला जो हैं वो MS उसको लुक आफ्टर करते हैं। ठीक है। DHO का किंग अब्दुल्ला के साथ कोई कंसर्न भी नहीं। ठीक है, आप मुझे बताएं THQs की जो हालत है, जो THQ हॉस्पिटल्स हैं, BHQs हैं या DHQ जो है, उसके अंदर मामला ठीक चल रहे हैं? यार जी मेरे पास 4 जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, एक वफा में है, एक उगी में, एक गढ़ी हबीबुल्ला में और एक बालाकोट में। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स की जो तादाद है वो भी बिल्कुल ठीक है जी। राउंड द क्लॉक हम 24/7 उन हॉस्पिटल फैसिलिटीज को चला रहे हैं। तो डॉक्टर्स की तादाद, स्टाफ की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह, रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, ये सारी हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। अभी हमने बात की THQ गढ़ी हबीबुल्ला की, बड़ी शानदार बिल्डिंग है, बड़े अच्छे, उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा खर्चा किया है, लेकिन वहाँ पर तो ना डॉक्टर्स नजर आते हैं, ना मशीनरी है, ना कुछ है। नहीं जी, नजर नहीं आते। आई एम द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, आप किस तरह कह सकते हैं कि वहाँ पे नहीं है? डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, मशीनरी भी मौजूद है, हर मतलब सर मुझे जरा डॉक्टर मुश्ताक तोनली साहब, मेरे पर इस जो कमी है जो उसके अंदर आप थोड़ा सा इजाफा कर दें। मुझे बताएं कि गढ़ी हबीबुल्ला में THQ हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या सहूलियात मौजूद है जो दी जा रही हैं? वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो हमारी राउंड द क्लॉक हॉस्पिटल चल रही है जी। एक तो हमारी रेगुलर OPD चलती है। कितने डॉक्टर हैं सर? सर डॉक्टर्स तो एग्जैक्ट अभी मैं आपको नहीं बता सकता, ये तो अभी आप मॉर्निंग टाइम पे मैं ऑफिस में मौजूद हूँ। एक अंदाजे के मुताबिक आपको पता तो होगा ना, एक OPD के अंदर कितने डॉक्टर होते हैं? डॉक्टर्स हैं जी, 7 के करीब डॉक्टर्स हैं जी वहाँ पे OPD में। वहाँ पे हमारे बेमॉक फैसिलिटीज भी हम प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे डिलीवरीज भी कंडक्ट होती हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, लैब की फैसिलिटीज ये सारी वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। और मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल, प्रोविजन ऑफ मेडिसिन 100% आप करते हैं जी। बिल्कुल, जो गरीब लोग आते हैं 10 रुपए की चिट पे तमाम मेडिसिन जो MCC की लिस्ट में हमें मतलब की जाती हैं, जिसकी बेस पे हम प्रोवाइड करते हैं तमाम पेशेंट्स को। इससे हट के कोई गरीब है या अमीर है, जो भी हॉस्पिटल में आता है, जो मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल और मैक्सिमम होती है, राइट अबाउट 90% तो कम से कम है, 90% मेडिसिन हम लोगों को मतलब प्रोवाइड करते हैं। और इमरजेंसी के अंदर आपके पास कितने डॉक्टर्स होते हैं, और इमरजेंसी किस किस्म की आप लोग ट्रीट करते हैं? इमरजेंसी तो इस तरह जी कि OPD होती है। मॉर्निंग में हमारे पास 4 डॉक्टर्स होते हैं, इवनिंग में और नाइट में एक डॉक्टर्स होते हैं जी। नाइट में एक डॉक्टर होता है जी। अच्छा मुश्ताक साहब, ये भी बताइएगा, कोरोना पैंडेमिक ज़ाहिर है गुजरा है, तो इसमें जो गढ़ी हबीबुल्ला का THQ हॉस्पिटल है, यहाँ पे जो वेंटिलेटर्स रखे गए थे, तो वो वेंटिलेटर्स कोरोना के दौरान मानसेरा, सॉरी वेंटिलेटर्स तो मेरे पास एक भी नहीं है जी। वेंटिलेटर्स मैं वही अर्ज कर जी मुश्ताक साहब, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि कोरोना पैंडेमिक के दौरान वो वेंटिलेटर्स उठा के मानसेरा लाए गए थे गढ़ी हबीबुल्ला के हॉस्पिटल से, तो अभी वो वापस हुए हैं तहसील और हेडक्वार्टर जो हॉस्पिटल है? वापस हुए जी? नहीं, अभी तक नहीं वापस हुए। तो उसका फिर क्या होगा, आपने पता किया है उनका? देखिए जी, अभी तो आजकल फिर इसकी एक स्पाइक फिर उठी हुई है। आजकल दोबारा पेंडेमिक की तरफ हम जा रहे हैं। आज भी हमारे 23 पॉजिटिव केसेस थे मानसेरा में, आज के भी 23 केस जो पॉजिटिव आए हैं। तो जैसे ही जब जरूरत पड़ी तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, जब जरूरत हुए तो इंशाल्लाह हम कर देंगे। वो कोई उसकी तरफ से हमें रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन इस वक्त उसकी जरूरत है वहाँ पे। तो महकमे सेहत के अफसरान आप लोग तैयार हैं, आपकी टीमें तैयार हैं? अभी आपने खुद ही कहा कि अब कोविड का जो 15 रैपिड रिस्पांस टीम्स है जी, जो हम मुख्तलिफ हेल्थ फैसिलिटी आजकल जो खासकर हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या जो हमारी सेंटिनल साइट्स हैं, वहाँ से हमारे टारगेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। डेली टारगेट जो सैम्पलिंग कलेक्शन है दैट इज 280 पर डे जी, और वो डेली के बेस पे हम कलेक्ट कर रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट करें? हमारी टीमें और हमारा तमाम स्टाफ फर्स्ट लाइन जो हमारे फर्स्ट लाइन हेल्थ जो वर्कर्स हैं, बिल्कुल अपनी ड्यूटी जिस मतलब SOPs के मुताबिक वो कर रहे हैं। ये जो कोविड के टेस्ट करें फ्री ऑफ कॉस्ट करें? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे ये अयूब टीचिंग में होता है जी, यहाँ पे सैम्पलिंग हम वहाँ से करते हैं, अयूब टीचिंग में लाते हैं, या फिर हमारे इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक लैब है वहाँ पे भिजवाई जाती है। तो कितने 24 आवर्स में आपको इसकी रिपोर्ट मिलती है? 24 आवर्स तो नहीं मिलती, लेकिन कम से कम इसमें 48 टू 72 आवर्स लगते हैं। तो अगर कोई पॉजिटिव केसेस होते हैं तो उसके हवाले से फिर आपका प्लान क्या होता है? उस एरिया को सील करते हैं? अकॉर्डिंग टू SOPs एक तो मतलब ज्यादा आइसोलेशन पे,
मतलब है उसको, उस पेशेंट को हम कहते हैं होम आइसोलेशन पे कि आप लोग खुद उसको पाबंद करते हैं? मतलब है वो पूरा अपने घर में ही उसका, या उसको अगर हॉस्पिटल में जरूरत पड़े तो यहाँ पे एडमिशन करते हैं, नहीं तो घर में जो उसके एसओपीज के मुताबिक फिर वहाँ उसको अपने घर में आइसोलेट करवा देते हैं। मुश्ताक तनोली साहब, आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं मानसरा कि आप ये कह रहे हैं कि आपके पास जो हॉस्पिटल्स हैं THQs वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, किसी भी जगह आपको कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, डॉक्टर्स टाइम पे आ रहे हैं, डॉक्टर्स की तादाद पूरी है, मेडिसिन पूरी है और तमाम तर मशीनरी जो आपकी है वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है? बिल्कुल यही बात है जी। मतलब ये आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, आप मान रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से हमें पूरी सपोर्ट है, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल जो हेल्थ डिपार्टमेंट है और डॉक्टर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ड्यूटी बिल्कुल ऐसे तरीके से सर अंजाम। डॉक्टर मुश्ताक तनोली साहब, मैं आपके साथ दोबारा भी बात करूंगा, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने ला के रखूंगा। अभी आपने ये कहा कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक प्रॉपरली वर्क कर रही हैं और स्टाफ की भी कमी नहीं है, डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, मेडिसिन भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है मानसरा के डॉक्टर मुश्ताक तनोली। उनका जी की तमाम तर चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं और कोविड के हवाले से भी हमारी इंतजामी जो तैयारी है वो पूरी है। तो देखते हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे पास और भी हैं, हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे ही हो जैसा डॉक्टर मुश्ताक तनोली साहब ने कहा है कि तमाम तर मामला ओके हैं, कोई मसला परेशानी नहीं है। तो अल्लाह करे ऐसे ही हो, हम लोग जो हैं गलत साबित हो जाएं। प्रोग्राम वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम है पब्लिक फोरम हज़ारा, हज़ारा का सबसे मौसर फोरम है और हम लोग अब बात करेंगे, हमने बात की थी तजावज़ात के हवाले से, हमने बात की हॉस्पिटल्स के हवाले से और हम लोग बात अब करेंगे कि जो सस्ते बाज़ार लगाए गए हैं इंतज़ामिया की जानिब से। हमने लास्ट प्रोग्राम के अंदर ये बात की थी कि महंगाई से लोग परेशान हैं, तंग हैं और लोग कहते हैं कि उनको सस्ती अशिया फराम की जाएँ और घरों में इस वक्त हालात कहते हैं बहुत सख्त हो गए हैं, मामलात बहुत मुश्किल हैं चलाने। तो जिस तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर हम लोग देखते हैं, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बाकी अजला के अंदर, बाकी डिवीजन के अंदर के सस्ते बाज़ारों का जो इनकाद है वो किया गया। इसी तरह हज़ारा डिवीजन के अंदर भी आज भी हमने देखा कि कमिश्नर जो हज़ारा हैं उन्होंने मानसेरा का दौरा भी किया, उन्होंने सस्ते बाज़ार को देखा भी कि रियाज खान महसूद साहब जो हैं उन्होंने आके देखे मामलात के कैसे चल रहे हैं, लोग खुश हैं, लोगों को जो मुश्किलात थी उनमें किसी हद तक कोई कमी आई है कि नहीं। तो सस्ते बाज़ारों से पहले तो मुझे बताएं कि सदीक कोई फ़र्क पड़ा लोगों को, आवाम को कोई रिलीफ मिला कि नहीं? कैसे साहब, जब हमारी तो बात होती है आवाम से तो आवाम का यही कहना है सस्ते बाज़ार तो लगाए गए हैं लेकिन फिर भी हमें कोई सहूलत नहीं मुयसर। वो किस वजह से कि आप यूटिलिटी स्टोर्स पे इंतज़ामिया को चाहिए कि वो यूटिलिटी स्टोर्स पे जो अशिया हैं पहले तो वहाँ पे चीज़ मुयसर ही नहीं होती। यूटिलिटी स्टोर्स पे जो खाने पीने की जब बाजार लगा दिए कि तो बाजार लगाने से ही तो है ना कि अवाम वहाँ से जाके चीज़ें सस्ती दामों खरीद सकेंगे। इसी तरह है, लेकिन वहाँ पर आपको आटा, दाल, चीनी, चावल सब कुछ मिलता है। लेकिन मिलता है, लेकिन आवाम का यही कहना है कि जिस तरह के बाहर दूसरे बाज़ारों से मिलती है उसी रेट पे हमें सस्ते बाज़ारों में भी वही रेट मिल रही है। लेकिन कैसे हो सकता है कि इंतज़ामिया इतनी बड़ी काविश करे, इतने बड़े इंतजाम करे, हरीपुर के अंदर सस्ते बाज़ार, एबटाबाद के अंदर सस्ते बाज़ार, मानसेरा के अंदर, बाकी अजला के अंदर तो सस्ते बाज़ार लगाने के ऊपर भी तो अखराजात आ रहे हैं ना, हुकूमत सब्सिडी भी दे रही है। तो अगर आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, अगर अवामी मसाइल कम नहीं होंगे तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं है। इंतज़ामिया ने कुछ तो प्लान किया होगा। इसी तरह प्लान में आपको बताता हूँ। अब मैं मानसेरा की बात करूँगा। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब नए आए, हमारे जो एसी साहिबान थे, जैसे ही कैप्टन रिटायर्ड औरंगज़ेब हैदर साहब की ट्रांसफ़र हुई, मानसेरा में पनागाह का कोई इस तरह का हमने आज तक कोई नहीं देखी। एक दिन के अंदर अंदर आप यकीन कीजिए लारी अड्डा में पनागाह बना दी गई। डिप्टी कमिश्नर साहब ने दौरा किया और वही बात कि सोशल मीडिया डिप्टी कमिश्नर जी कासिम अली खान साहब ने दौरा किया, आगे पनागाह तैयार है। एक दिन के अंदर अंदर वो सारा काम उन्होंने किया है। हालांकि इससे पहले कोई पनागाह डिस्ट्रिक्ट मानसेरा के अंदर नहीं थी। वो तो प्राइम मिनिस्टर का, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है। वो कहते हैं कि तमाम तर लोगों के जो उनको छत भी दी जाए, उनको एक मियारी खाना भी दिया जाए
तो उनके लिए तो उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर भी पनाहगाहें कायम की। इसके अलावा पंजाब के अंदर फैसलाबाद के अंदर हमने देखी हैं। तो हज़ारा के अंदर आप कह रहे हैं कि मानसरा लारी अड्डा में भी पनाहगाह कायम कर दी है। कैसर साहब, आप यकीन कीजिए, हम तमाम जो मीडिया पर्सनस थे, हमें किसी को इतना मालूम नहीं था कि यार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर काम क्या हो रहा है। आप यकीन कीजिए, जब यहाँ पे हमने डिप्टी कमिश्नर मानसरा का जो पेज बना हुआ है, फेसबुक का पेज, हमने वहाँ पे देखा कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने पनाहगाह का दौरा किया, तो यकीन कीजिए सारे मीडिया पर्सन जो हैं हम आपस में रब्ता कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर भी पनाहगाह थी। अगर वो पनाहगाह थी तो आप खुद सोच लें वो पहले के पैसे कहाँ गए। इतना बड़ा फंड होता है पनाहगाह का, ज़ाहिर है मतलब वो तो इंतजामिया को कहा गया कि आप अपनी मदद आपके तहत मुखय्यर हज़रात से, इस्लामाबाद के अंदर ये पॉलिसी चल रही है कि मुखय्यर हज़रात जो हैं उस पनाहगाह के अखराजात को बर्दाश्त करेंगे और मुखय्यर हज़रात ही वहाँ पर तमाम तर सहूलियात जो हैं, खाने की, रहने की, वो आर्जी शेल्टर्स होते हैं, लेकिन वो वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि वहाँ पे पहले इस तरह का कोई सीन नहीं था। अब जैसे ही नो टाइनाड जो कासिम अली खान साहब हैं डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने चार्ज लिया, दूसरे दिन उन्होंने विज़िट किया कि पनाहगाह लारी अड्डा का विज़िट कर दिया गया है और सोशल मीडिया पे इस तरह की कैंपेन स्टार्ट हो गई। तो सब हैरान रह गए कि पनाहगाह भी यहाँ पे है लारी अड्डा में। तो वहाँ पे एक दिन के अंदर उन्होंने वो बना दी। तो फिर आप खुद सोच लें कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि खर्चे, तो ज़ाहिर है खर्चे तो होते हैं, तो इंतज़ामिया करती है। अब हमें भी ये समझ नहीं आ रही कि क्या सीन है। अगर चीज़ों को करना चाहें तो हो सकती हैं। और ये जो अगर मैं बात करूँ, रियाज खान महसूद साहब कमिश्नर हज़ारा डिवीज़न हैं, इन्होंने भी मानसरा का विज़िट किया। आज जब हमारी इनसे बात, उन्होंने कहा जी कि मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ और बज़रिया मोटरवे कहीं सफ़र कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश तो होगी कि मैं अपने महफूज मकाम पे पहुँच के आपसे बात कर सकूँ, आपसे रब्ता कर सकूँ। लेकिन अभी तक हमारी कोशिश है, हमारे प्रोड्यूसर साहब मुसलसल रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ 3 लोगों की कमिटमेंट थी। कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर, डिप्टी कमिश्नर हरीपुर, इनसे हम लोग सस्ते बाज़ारों के हवाले से जान सकते। इसके अलावा मुगीस सनाउल्लाह, डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद हैं, इन्होंने भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने का हमें यकीन दिलाया था। और रियाज खान महसूद साहब का काम थोड़ा सा डावाडोल था, उन्होंने कहा जी कि मैं अगर पहुंच गया तो मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा। अगर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर, डिप्टी कमिश्नर हरीपुर साहब जो हैं उनसे हमारा रब्ता हो जाता है, तो फिर हम लोग नहीं चाहेंगे कि रियाज खान महसूद से हमारी बात अगर नहीं भी होती तब भी हमें डिस्ट्रिक्ट की जो इंतजामात हैं, जो तैयारियों से हवाले से मालूमात मिल जाएंगी। लेकिन अभी की इतला के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर, डिप्टी कमिश्नर हरीपुर हैं, इनका टेलीफोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया है। ये बड़ी परेशानी वाली बात है कि जब आपको बात करनी हो, जब आपको मालूमात फराहम करनी हो तो आपको आना चाहिए, आपको करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इंतज़ामिया अगर सिर्फ हम लोग मानसरा को छोड़ दें, मानसरा से पहले, इससे पहले जो डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने कभी भी अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए, अपनी बात आवाम तक पहुँचाने के लिए वो अक्सर छुपते रहे, अक्सर वो गायब रहे। लेकिन बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, चाहे वो एबटाबाद के हैं, हरीपुर के हैं, जब भी हमने उनसे रब्ता किया उन्होंने अपना मौक़िफ़ ज़रूर दिया। तो आज भी हम लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर जो डिप्टी कमिश्नर हरीपुर हैं वो आएंगे और बताएंगे कि जो आवाम के लिए सस्ते बाज़ार लगाए गए हैं उनका क्या प्लान है, कहाँ कहाँ पर लगाए गए हैं और उससे कितना फ़ायदा पहुँच रहा है आवाम को। लेकिन चलें अभी कोशिश करते हैं कि उनसे रब्ता हो पाए। और उसके अलावा मुगीस सनाउल्लाह, डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद हैं, क्योंकि हज़ारा डिवीज़न के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तब्दील हुई है और मुगीस सनाउल्लाह जो हैं इनसे भी हमने बात की थी, इनसे भी जानने की हम लोग कोशिश करते कि एबटाबाद के अंदर जो सस्ते बाज़ार लगाए गए हैं उनसे आवाम किस तरह से मुस्तफ़ीद हो रही है। तो अब बात सदीक ये है कि अगर इंतज़ामिया ने इंतज़ामात किए हैं तो उससे बराह रास्त आवाम को फ़ायदा पहुँचना चाहिए। अगर आवाम उसके बावजूद भी शिकायत करती है तो फिर बताना चाहिए कि मसला किस जगह पर है और कहाँ पर है और कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। कैसे साहब इसी तरह है, देखें हम तो बारहा यही कहते हैं कि इंतज़ामिया आए, डिप्टी कमिश्नर जो हजरात हैं, हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि वो अपना मौक़िफ़ भी पेश करें। हमने आवाम का मौक़िफ़ पेश करना होता है और आवाम का यही कहना है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बता दिया कि यूटिलिटी स्टोर्स का आवाम ज़्यादातर कह रही है कि वहाँ पर सारी चीज़ें मुयस्सर होनी चाहिए। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स की हालत तो पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं, उसका तो कोई मामला आवाम का यही मौक़िफ़ है कि कम अज़ कम उनको ठीक करें। आप सस्ते बाज़ारों का इस तरह इफ्तिताह कर रहे हैं जी, और वहाँ पे भी आप यकीन कीजिए जो महंगाई की जो एक लहर है, जो महंगाई की एक इस वक्त आवाम को परेशानी है, लोग परेशान नजर आते हैं, उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इंतज़ामिया ने फ़ौरन प्राइम मिनिस्टर की हिदायत के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर ने इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कहा जी कि इस महंगाई के ऊपर काबू पाया जाए और सस्ते जो बाज़ार हैं उनको लगाया जाए तो फ़ौरन आवाम को रिलीफ पहुंच सके। अगर नहीं पहुंचता तो फिर तो जवाबदेही होनी चाहिए। इसी तरह है कैसे साहब, देखें प्राइम मिनिस्टर साहब, देखें हम तो कहते हैं अच्छे कामों को सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उनको आवाम का दर्द था तो उन्होंने ऑर्डर्स जारी किए। कराची से हमारे साथ कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक हो? खैर खैरियत। कौन सा बात करें सर? मैं साई मोहम्मद अवान, मेरा ताल्लुक एबटाबाद से
फलकोट यूनियन कौंसिल फलकोट से है। जी सर। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, जो यूटिलिटी पे अपन तो चीजें मिलती नहीं, अगर मिल जाए तो आप एक दाल ले जाए तो शायद 100 रुपए की दाल होगी, 200 की आप लकड़ियाँ या गैस इस पे जला दें, तो कितने लोगों को यूटिलिटी जाती है स्टोरों से। हम जैसे पहाड़ों में रहने वाले, हम 200-400 रुपया खर्च करके आए शहर, हमें वहाँ से क्या मिलेगा आप बताएं। ठीक कह रहे हैं सर। मसला का जब तक ओपन मार्केट में अब आलू 80 रुपए के हम 5 किलो ले जाते थे, 80 रुपए किलो, ऐसी तब्दीली आई जो बस लोगों को हिला के रख दिया। शायद पहले ही मैंने आपसे पिछले वाली बात हुई थी, मेरी होती रहती है, तो बस ये अल्लाह रहम करे बस इस मुल्क पे और हम सब पे। सर बहुत शुक्रिया, आपने कराची से कॉल किया, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। आपने कहा जी कि महंगाई और सस्ते बाज़ारों, जो लोग दूर दराज पहाड़ों पर रहते हैं या जिनका शहर से घर दूर हैं, गांव दूर हैं, उनको सफ़र करके आना पड़ता है, तो इतने पैसे लगा के कभी भी उन बाज़ारों में नहीं आएंगे। वो कहते हैं कि मसाइल जो हैं लोगों के घरों में हल होने चाहिए, लोगों के मामला जो हैं महंगाई के ऊपर कंट्रोल ऐसा हो कि हर कोई इससे जो है मुस्तफ़ीद हो सके, हर किसी को रिलीफ मिल सके। सदीक औरंगज़ेब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की, और आप लोगों का नाज़रीन बहुत शुक्रिया, आप लोग प्रोग्राम देखते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। लेकिन मैं साथ साथ जिक्र करता जाऊँ, डॉक्टर मुश्ताक नोली डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मानसर है, इन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। हमने कोशिश की कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर डिप्टी कमिश्नर हरीपुर से बात करने की, उनसे हमारा रब्ता नहीं हो पाया, उनका मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ मिल रहा था। रियाज खान महसूद भी हमारे साथ हमारी लाइनअप में थे, कमिश्नर हज़ारा डिवीज़न है, लेकिन वो भी कहीं मसरूफ़ हो गए, उनसे भी रब्ता नहीं हो पाया। उसके अलावा मुगीस सनाउल्लाह डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद से भी हमने बात करनी थी, लेकिन वो भी इस वक्त अपना फ़ोन जो है उन्होंने पता नहीं शायद कहीं पे साइड पे रख दिया और अपना मौक़िफ़ पेश ना कर सके। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि हज़ारा डिवीज़न के 3 मसाइल के ऊपर हमने बात की। हज़ारा डिवीज़न के तमाम अजला में तजावज़ात, माफिया, इंतज़ामिया बिल्कुल बेबस है। इस हवाले से हमारी जो मेंबर कौमी असम्बली हैं सालिम मोहम्मद खान साहब, उन्होंने हमारा प्रोग्राम देख के हमें कॉल की, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल आगाज़ होना चाहिए और मेरे शहर से, मेरी जगह से अगर होगा तो मैं साथ दूंगा इंतज़ामिया का। उसके अलावा हज़ारा डिवीज़न के बड़े अस्पतालों के हालत हज़ार के हाल से बात हुई। हज़ारा डिवीज़न में सरकारी सस्ते बाज़ारों का भी हमने जिक्र किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग फिर आपसे मिलेंगे और कुछ मुख्तलिफ मसाइल के हाल से भी बात करेंगे, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि अच्छी बातें भी आपको बताने के लिए हों। अपने मेज़बान कैसर तनोली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।